एक जरूरी बात शुरू करने से पहले, ये विश्लेषण सार्वजनिक रिपोर्ट्स, राजनीतिक आंकड़ों और मीडिया कवरेज पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिर्फ शैक्षिक और डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है, ठीक है? अब आते हैं मुद्दे पर। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव, इसने सच में पूरे देश को हिला के रख दिया। एक ऐसी रूलिंग पार्टी जो एक दशक से भी ज्यादा समय से पावर में थी, उसका ऐसे अचानक गिर जाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। आइए डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा था। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में है, 15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली और वर्चुअली इनविंसिबल लगने वाली टीएमसी 2026 में अचानक कैसे हार गई? ये कोई आम चुनाव तो बिल्कुल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स के मुताबिक ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट था। बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 207। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मैंडेट है। 294 सीट्स वाली स्टेट असेंबली में बीजेपी ने 207 सीट्स जीतकर सबको कंप्लीटली चौंका दिया। एक ऐसी पार्टी जिसे हिस्टोरिकली बंगाल में मार्जिनल माना जाता था, उसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की। आंकड़ों का अंतर यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। 2021 में जहां टीएमसी ने 215 सीट्स जीती थी, वहीं 2026 में उनका आंकड़ा सीधा गिरकर सिर्फ 81 सीट्स पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर पिछले इलेक्शंस के मुकाबले बढ़कर लगभग 46% हो गया। ये एक बहुत ही मैसिव स्विंग था। लेकिन आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉल ऑफ द जायंट, सत्ता विरोधी लहर और लोगों का गुस्सा। आखिर ममता बनर्जी का फेमस माँ माटी मनुष्य मॉडल फेल कैसे होने लगा? जमीन पर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुके थे। एक तरफ टीएमसी की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स थीं, जैसे लक्ष्मीर भंडार जैसी वेलफेयर स्कीम्स और फीमेल वोटर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसने उन्हें हमेशा ताकतवर बनाए रखा। पर दूसरी तरफ डीप सीटेड एंटी इनकम्बेंसी, पब्लिक फटीग और रीसेंट हाई प्रोफाइल घटनाओं के कारण इन सब पर पानी फिर गया। एक बहुत ही बड़ा वोटर शिफ्ट देखने को मिला। इस हार के पीछे कई गंभीर आरोप बताए जाते हैं। टीएमसी लीडर्स पर स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम और राशन स्कैम जैसे सीरियस करप्शन चार्जेस लगे। और हाँ, ग्राउंड लेवल पर लोकल सिंडिकेट कल्चर से पब्लिक में काफी नाराजगी बढ़ रही थी। एनालिस्ट का मानना है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को लगने लगा था कि लोकल पार्टी मशीनरी ने उनके फ्यूचर और अपॉर्चुनिटीज को हाईजैक कर लिया है। ये अब सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, ये एक डीप इमोशनल एंगर बन चुका था। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द चैलेंजर्स मास्टर क्लास, बीजेपी की रणनीति। एक तरफ जहां रूलिंग पार्टी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी, वहीं चैलेंजर ने इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा आखिर कैसे उठाया? मीडिया एनालिसिस की माने तो बीजेपी ने बंगाल को सिर्फ एक इलेक्शन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म मिशन की तरह ट्रीट किया। उन्होंने पिछले 7 साल तक ग्राउंड और बोथ लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैडे बनाया, बिल्कुल वैसा ही नेटवर्क जैसा पहले लेफ्ट और टीएमसी का हुआ करता था। साथ ही बॉर्डर एरियाज में अग्रेसिव हिंदू कंसोलिडेशन और आइडेंटिटी बेस्ड मैसेजिंग की गई। और फिर विकसित बंगाल का प्रॉमिस रखा गया, जिसमें डेवलपमेंट, जॉब्स और एंटी सिंडिकेट रिफॉर्म्स पर सीधा फोकस था। इस चुनाव का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट एक मां का बयान माना जा रहा है। मेरी बेटी की त्रासदी किसी के साथ भी हो सकती थी। बीजेपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज विक्टिम की मदर रत्ना देवनाथ को पानीहट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फील्ड किया और मीडिया रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लगभग 56,000 वोट्स के मैसिव मार्जिन से जीत हासिल की। इस एक फैक्टर ने टीएमसी के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस साइलेंट फीमेल वोटर्स को पूरी तरह हिला कर रख दिया। इस इलेक्शन को एसेंशियली सिटीजन वर्सेस सिस्टम की फाइट बना दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की जिसने सब कुछ बदल दिया, वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी। इसने इलेक्शन रिजल्ट्स पर काफी गहरा और कंट्रोवर्शियल असर डाला। हुआ ये कि चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस कंडक्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले थे। इस प्रोसेस के दौरान लगभग 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट या एजुडिकेशन में डाल दिए गए। और इससे भी बड़ा फैक्ट यह है कि इन डिलीटेड वोटर्स में से 61.8% महिलाएं थीं। सोचिए जरा, इतना बड़ा नंबर। इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ? रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं कि इस रिवीजन प्रोसेस ने डिस्प्रोपोर्शनेटली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इफेक्ट किया। मुर्शिदाबाद और जंगल महल जैसे रीजन्स में मुस्लिम्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मतुआ कम्युनिटीज के वोटर्स सबसे ज्यादा डिसइनफ्रेंचाइज हुए।
एनालिस्ट बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग उन कम्युनिटीज से थे जो ट्रेडिशनली टीएमसी को वोट करते आए थे। लेकिन आखिर इतने नाम डिलीट क्यों हुए? इसके मुख्य कारण बताए गए शादी के बाद औरतों का रिलोकेशन, जिसके कारण उन्हें परमानेंटली शिफ्टेड मान लिया गया, प्रॉपर लेगेसी डॉक्यूमेंट्स की कमी और कुछ एआई ड्रिवन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। रिजल्ट, लाखों लोग एजुकेशन लिम्बो में फंस गए। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के काफी वल्नरेबल सेक्शंस अपना वोट डाल ही नहीं पाए, जिसने फाइनल इलेक्टरल मैंडेट को हेविली इन्फ्लुएंस किया। अब आते हैं चौथे भाग पर, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। रिजल्ट्स आने के बाद पॉलिटिक्स शांत नहीं हुई, बल्कि एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में बदल गई। इलेक्शन हारने के बाद ममता बनर्जी ने एक ऐसी मूव चली जो इंडियन पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली ना के बराबर देखी गई है। उन्होंने अपनी हार मानने और चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करने से साफ इनकार कर दिया। उनका सीधा आरोप था कि ये जनादेश नहीं बल्कि साजिश है और जनादेश को लूटा गया है। उसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेजी से और ड्रामेटिकली बदला। 4 मई को रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। 6 मई को उन्होंने फॉर्मली रिजाइन करने से मना कर दिया और इसके तुरंत बाद स्टेट गवर्नर ने उन्हें पुलिस फोर्स यूज करके इविक्ट करने की थ्रेट तक दे दी। बीजेपी ने इस कदम को कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी का नाम दिया। एक स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। चलिए अब इस बंगाल इलेक्शन को थोड़ा जूम आउट करके इंडिया के नेशनल फ्रेम में देखते हैं, नेशनल कॉन्टेक्स्ट और फेडरल पॉलिटिक्स। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी अब इंडिया के 28 में से 21 स्टेट्स कंट्रोल कर रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट स्ट्रांगली मानते हैं कि ये मैसिव कंसोलिडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की हेजेमोनिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इस आंकड़े के आते ही इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑपोजिशन के फ्यूचर पर नेशनल डिबेट्स एकदम इंटेंस हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी सेम टाइम पीरियड में साउथ इंडिया का वर्डिक्ट बिल्कुल अलग था। जहां वेस्ट बंगाल एक डोमिनेंट नेशनल राइट विंग पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, वहीं तमिलनाडु में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आउटकम आया। वहां एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके ने रूलिंग डीएमके को हराकर एक मैसिव रीजनल अपसेट क्रिएट किया। ये गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स और वोटर्स का मूड स्टेट टू स्टेट कितना वॉलेटाइल हो सकता है। तो इन सभी आंकड़ों और घटनाओं के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बंगाल सच में बदल गया है या यह सिर्फ एक नए और भी बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? ये तो क्लियर है कि 2026 का वर्डिक्ट सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये बंगाल की पॉलिटिक्स और शायद इंडिया के फेडरल बैलेंस का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये नया दौर इंडियन डेमोक्रेसी को किस दिशा में लेके जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।